हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू द हिंदू इंटेलिजेंस बाई प्रज्ञेश। आज तारीख है 31 जुलाई और हम हिंदू करेंगे 100% कंप्लीट कवरेज। एक भी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसको हम नहीं छोड़ने वाले। हम न्यूज को 3 लेयर पे कवर करेंगे। पहला होगा इन डेप्थ एनालिसिस जो आपके मेंस और ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा होगा मीडियम लेवल एक्सप्लेनर एंड थर्ड विल बी रैपिड राउंड जो कि प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट न्यूज ऑन द फ्रंट पेज। पैलेट गन्स पार्ट ऑफ ग्रेडेड पुलिस रिस्पॉन्स से सुप्रीम कोर्ट। और इस आर्टिकल को एक्सप्लेन करने के लिए हमने पेज 4 पे जम्मू एंड कश्मीर के पैलेट वाले जो न्यूज है उसको भी हमने साथ में कंबाइन किया है। सो इस आर्टिकल का जो कोर आर्गुमेंट है वो ये है कि पुलिस को वायलेंट क्राउड से निपटने के लिए फोर्स की आवश्यकता पड़ सकती है, लेकिन सीरियस इंजरी पैदा करने वाले पैलेट गन्स का इस्तेमाल केवल स्पष्ट और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण परिस्थितियों में होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पैलेट गन्स पे तत्काल ब्लैंकेट बैन लगाने से मना कर दिया। कोर्ट ने ओरल ऑब्जर्वेशन में कहा कि पुलिस रूल्स के अनुसार पैलेट गन्स क्राउड कंट्रोल की ग्रेडेड रिस्पांस व्यवस्था का हिस्सा हो सकती हैं। अब ये ग्रेडेड रिस्पांस का मतलब ये होता है खतरे के स्तर के अनुसार पुलिस एक्शन को धीरे धीरे बढ़ाना। जैसे पहले कम्युनिकेशन, पहले लोगों को बातचीत के तौर समझाया जाए, फिर वार्निंग, फिर बैरिकेडिंग और उसके बाद अगर आवश्यकता पड़े तो लिमिटेड फोर्स का यूज करना। लेकिन कोर्ट ने यह नहीं बताया कि वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस वास्तव में कौन सी होंगी जहां पे पैलेट गन्स का यूज जस्टिफाइड होगा। और यही सबसे बड़ा लीगल कंसर्न है, बिकॉज अस्पष्ट डेफिनेशन पुलिस को बहुत अधिक डिस्क्रेशन यानी कि स्वविवेक दे सकता है। अब आप समझते हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा कैसे। फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर यशोवर्धन आजाद और पैलेट इंजरीज के 2 विक्टिम ने पिटीशन दाखिल करके सिविलियन प्रोटेस्ट में मेटेलिक पैलेट्स के इस्तेमाल पर रोक मांगी थी। पिटिशनर का आर्गुमेंट है कि पैलेट गन्स कॉन्स्टिट्यूशनल टेस्ट पर खरे नहीं उतरते। और ये टेस्ट है क्या? पहला है नेसेसिटी, क्या फोर्स का इस्तेमाल वास्तव में जरूरी था। दूसरा प्रोपोर्शनैलिटी, क्या इस्तेमाल किया गया फोर्स सामने मौजूद खतरे से अधिक था। एंड थर्ड रीजनेबलनेस, क्या पुलिस एक्शन क्लियर रूल्स पर आधारित था या आर्बिट्ररी था। सो कोर्ट ने यह भी माना कि पीसफुल स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट को कुछ वायलेंट एलिमेंट्स हाईजैक कर सकते हैं, इसलिए पुलिस को चेंजिंग सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन केवल वायलेंस की पॉसिबिलिटी पीसफुल क्राउड पर सीरियस फोर्स इस्तेमाल करने का ऑटोमेटिक जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। अब समझते हैं इस बात को, पैलेट गन्स इतना डेंजरस क्यों है। सो पैलेट कार्टेज से एक गोली के बजाय सैकड़ों छोटे छोटे मेटेलिक पैलेट्स एक साथ निकलते हैं। मेडिकल एविडेंस के अनुसार एक कार्टेज में 500 तक पैलेट्स हो सकते हैं। ये पैलेट्स हवा में फैलते हैं, इसलिए यह तय करना कठिन हो जाता है कि वे केवल वायलेंट व्यक्ति को ही लगेंगे। आसपास खड़े पीसफुल प्रोटेस्टर्स, जर्नलिस्ट, इनफैक्ट जो पासर भाई भी हैं जो बगल से क्रॉस भी कर रहे हैं वो भी घायल हो सकते हैं और आंख पे लगने पर ये परमानेंट ब्लाइंडनेस तक कर सकता है। कश्मीर एक्सपीरियंस हमें क्या बताता है, क्योंकि वहां भी पैलेट गन्स यूज हुए थे। सो पेज 4 की रिपोर्ट पैलेट गन्स की लॉन्ग टर्म ह्यूमन कॉस्ट दिखाती है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर की 2018 स्टडी ने 380 विक्टिम्स का स्टडी किया। 260 लोगों को आई इंजरीज हुई थी, 161 को ग्रीवियस इंजरीज, 30% लोगों को 30% विक्टिम्स में डिप्रेशन, 17% में एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, 13% में पैनिक डिसऑर्डर और लगभग 11% में पीटीएसडी मिला। अधिकांश विक्टिम्स बहुत यंग थे और 155 विक्टिम्स की आयु 10 से 20 वर्ष के बीच में थी और 154 की 21 से 30 वर्ष की। यानी पैलेट इंजरी केवल कुछ दिनों का फिजिकल पेन नहीं है, ये आई साइट, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और मेंटल हेल्थ को वर्षों तक प्रभावित कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को डिफेंसिव गियर देने का भी सुझाव दिया। जस्टिस जोयमाला बागची ने कहा कि पुलिस पर्सनल को हेलमेट, शील्ड और प्रोटेक्टिव गियर दिया जाना चाहिए। सुरक्षित पुलिस ऑफिसर पैनिक में तुरंत फोर्स इस्तेमाल करने के बजाय सिचुएशन को असेस करने के लिए अतिरिक्त समय उनको मिलेगा। इसलिए पुलिस रिफॉर्म का अर्थ केवल वेपन देना नहीं बल्कि बेहतर प्रोटेक्शन, क्राउड कंट्रोल ट्रेनिंग और क्लियर कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। सो बैलेंस्ड कंक्लूजन होगा कि पुलिस को वायलेंट मॉब से पब्लिक और स्वयं की रक्षा करने के लिए शक्ति चाहिए, लेकिन जिस वेपन से ब्लाइंडनेस और परमानेंट डिसेबिलिटी हो सकती है उसका इस्तेमाल ऑर्डिनरी क्राउड कंट्रोल मेथड नहीं बनना चाहिए। सो कोर टेक अवे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर आर्टिकल इज दैट पैलेट गन का पुलिस मैनुअल में होना उसके हर यूज को लीगल नहीं बनाता। प्रत्येक यूज को नेसेसिटी, प्रोपोर्शनैलिटी और अकाउंटेबिलिटी के स्टैंडर्ड्स पर परखा जाना चाहिए। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस को नैरोली डिफाइन करना, फायरिंग का डॉक्यूमेंटेशन और इंडिपेंडेंट इंक्वायरी और विक्टिम्स का ट्रीटमेंट तथा कंपनसेशन की व्यवस्था आवश्यक है। अब मूव करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट को लेके। सेंटर डिफेंस सीईसी पैनल विदाउट सीजेआई, पेज 4 का न्यूज है। इस आर्टिकल का जो कोर आर्गुमेंट है कि किसी एक प्राइम मिनिस्टर पर भरोसा या अविश्वास नहीं है।
आप इसको समझेंगे कि क्या पीएम पे भरोसा और अविश्वास वाला क्वेश्चन कहां से उठता है। वास्तविक क्वेश्चन यह है कि इलेक्शन कमीशन जैसे इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के मेंबर्स की नियुक्ति की प्रक्रिया इतनी निष्पक्ष है या नहीं कि सरकार और अपोजिशन दोनों से विश्वास कर सके। वर्तमान कानून के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सीईसी और अन्य इलेक्शन कमिश्नर चुनने वाली कमेटी में प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर द्वारा ही नॉमिनेटेड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर शामिल होते हैं। इसका परिणाम यह है कि 3 मेंबर्स कमेटी में सरकार के पास सामान्यतः 2-1 की मेजॉरिटी रहती है, क्योंकि जो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है पीएम द्वारा नॉमिनेटेड उनको डिफाई नहीं करेगा। सो आलोचकों का कहना है, क्रिटिक्स का कहना है कि जो सरकार स्वयं चुनाव में कंटेस्टेंट होती है उससे चुनाव कराने वाले रेफरी की नियुक्ति पर डिसाइसिव कंट्रोल नहीं मिलना चाहिए। मतलब इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करने वाले कमिटी में उसको डिसाइसिव मेजॉरिटी नहीं मिलना चाहिए। आइए इसका इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर तथा अदर इलेक्शन कमिश्नर एक्ट 2023 को चैलेंज किया गया है। पिटिशनर यह कहना है कि इस लॉ ने 2023 के अनूप वर्णवाल जजमेंट की स्पिरिट को कमजोर कर दिया। उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने एक टेम्पररी व्यवस्था बनाई थी जिसके तहत सिलेक्शन पैनल में प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रखा गया था। लेकिन पार्लियामेंट ने कुछ ही महीनों बाद लॉ बनाकर सीजीआई को हटा दिया और उनकी जगह प्राइम मिनिस्टर द्वारा नॉमिनेटेड कैबिनेट मिनिस्टर को रख दिया। अब वर्तमान हियरिंग में यूनियन गवर्नमेंट ने पूछा और वर्तमान हियरिंग में यही मैटर ऑफ डिबेट है। अब जो तुषार मेहता हैं उन्होंने कोर्ट में जाकर सुप्रीम कोर्ट के जज से सामने बात रखी कि जो तीसरा मेंबर इसको पीएम नॉमिनेट करेंगे तो उस पर डाउट है कि वो हो सकता है कि पीएम के फेवर में ही डिसीजन दे, पीएम जो चाहेंगे वैसा ही करेंगे। तो तुषार मेहता कहना है कि क्या हम पीएम के डिसीजन पर भरोसा नहीं कर सकते? यदि प्राइम मिनिस्टर के कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट पर भरोसा नहीं किया जा सकता तो कैबिनेट मिनिस्टर की नियुक्ति के लिए भी आउटसाइडर या रिटायर्ड जज को क्यों नहीं बैठा दिया जाए? एक तरह का ये व्यंग्य था, कटाक्ष था तुषार मेहता ने किया कि भाई जब पीएम को ही अपने काउंसिल मिनिस्टर बनाने का पावर होता है तो किसको मिनिस्टर बनाना है नहीं बनाना है उसके लिए भी क्यों नहीं रिटायर्ड जज को बैठा दीजिए, वो पीएम को एडवाइस करे कि इसको बनाओ नहीं इसको नहीं बनाओ। सो कोर्ट ने जवाब दिया कि प्रश्न प्राइम मिनिस्टर पर व्यक्तिगत अविश्वास का नहीं है, प्रश्न यह है कि अपॉइंटमेंट प्रोसेस निष्पक्ष होने के साथ साथ निष्पक्ष दिखाई भी देना चाहिए। और कोर्ट ने कमेटी में एग्जीक्यूटिव के 2 और अपोजिशन केवल 1 रिप्रेजेंटेटिव होने पर कंसर्न बताया। कोर्ट ने अभी फाइनल वर्डिक्ट नहीं दिया है, उसने यह प्रश्न रिजर्व किया है कि चैलेंज को 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास भेजा जाए या नहीं। अब समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। सो इलेक्शन कमीशन केवल पोलिंग डेट घोषित करने वाला एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 324 से पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर तथा प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शंस की सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल देता है। सो कमीशन इलेक्शन शेड्यूल करता है, इलेक्टोरल रोल्स की निगरानी करता है, पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्नाइज और इलेक्शन सिंबल अलॉट करता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू करता है, रीपॉल या पॉल कैंसिलेशन जैसे सेंसिटिव डिसीजन ले सकता है। एमपीज एमएलए की डिस्क्वालिफिकेशन जुड़े मामलों में प्रेसिडेंट या गवर्नर को ओपिनियन भी देता है। इसलिए रूलिंग पार्टी के खिलाफ कंप्लेंट आने पर इलेक्शन कमीशन को उसी गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट होकर निर्णय करना पड़ता है जिसने उसके मेंबर्स की नियुक्ति की है। यही यहां पे मैटर ऑफ कंसर्न है। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अपॉइंटमेंट लॉ क्या कहता है? सो आर्टिकल 324 सब क्लॉज 2 कहता है कि सीईसी और इलेक्शन कमिश्नर्स को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, लेकिन ये अपॉइंटमेंट पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए लॉ के अधीन होगा। अब समस्या यह रही कि कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद कई दशकों तक पार्लियामेंट ने सिलेक्शन प्रोसेस तय करने वाला कॉम्प्रिहेंसिव लॉ बनाया ही नहीं। सो प्रेसिडेंट फॉर्मली अपॉइंट करते थे, लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे काम करते हैं। सो फॉर्मल अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट कर रहे हैं, लेकिन ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सो सब्सटेंशियली डी फैक्टो ये प्राइम मिनिस्टर्स को अपॉइंट कर रहे हैं। इसलिए वास्तविक सिलेक्शन लार्जली सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कंट्रोल में रहा। 1991 में इलेक्शन कमीशन संबंधित लॉ बना, लेकिन इसका फोकस सर्विस कंडीशन, सैलरी और ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस पर था। उसने ट्रांसपेरेंट अपॉइंटमेंट मैकेनिज्म कभी निर्धारित नहीं किया और ये लेजिस्लेटिव गैप लगभग 7 डिकेड्स तक बना रहा। और ये जो कंट्रोवर्सी जिसके बारे में बात किया 2023 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, तो ये कंट्रोवर्सी अचानक से 2023 में स्टार्ट नहीं हुआ था। इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट में वाइडर कंसल्टेशन की मांग बहुत पुरानी है। दिनेश गोस्वामी कमेटी ने 1990 में सुझाव दिया था कि सीईसी की नियुक्ति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लीडर ऑफ अपोजिशन से भी कंसल्टेशन हो। अन्य इलेक्शन कमिश्नर के लिए सीईसी को भी कंसल्टेशन प्रोसेस में शामिल
किया जाए। इनफैक्ट 1990 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रपोजल भी आया जिसमें पार्लियामेंट के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स और अपोजिशन लीडरशिप की भूमिका को देने की बात की गई, लेकिन वो लॉ नहीं बन पाया। 1994 में उसे वापस ले लिया गया। इसके बाद नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2002 ने मल्टी मेंबर सिलेक्शन पैनल का सुझाव दिया। इनफैक्ट लॉ कमीशन 2015 ने प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस वाला कॉलेजियम रिकमेंड किया। अर्थात सीसीआई को पैनल में शामिल करने का विचार सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार में अचानक नहीं बनाया था। अलग अलग रिफॉर्म्स बॉडीज पहले भी एग्जीक्यूटिव वनली अपॉइंटमेंट से दूर जाने की बात कर चुके थे। अब अनूप बर्नावाल जजमेंट 2023 में क्या हुआ? मार्च 2023 में 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने माना कि इलेक्शन कमीशन को एग्जीक्यूटिव के एक्सक्लूसिव कंट्रोल से अलग रखना फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए आवश्यक है। अब कोर्ट ने कहा कि सीईसी जैसे पद पर ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसे फियर्स इंडिपेंडेंस, न्यूट्रलिटी एंड ऑनेस्टी हो। लेकिन कोर्ट ने पार्लियामेंट के लिए परमानेंट लॉ नहीं लिखा, उसने केवल लेजिस्लेटिव वैक्यूम को भरने के लिए एक इंटरिम अरेंजमेंट बनाया। उस इंटरिम अरेंजमेंट में प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस कॉलेजियम के पार्ट होंगे जो सिलेक्शन अपॉइंट करेगा। और यह अरेंजमेंट तब तक लागू होना था जब तक पार्लियामेंट अपना लॉ न बना दे। इसलिए लीगल कंट्रोवर्सी का महत्वपूर्ण हिस्सा यही है, क्या पार्लियामेंट कोर्ट के एग्जैक्ट पैनल को बदलने के लिए इंडिपेंडेंट था या उसे जजमेंट द्वारा बताए गए इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस स्टैंडर्ड का भी पालन करना था। अब 2023 में जो पार्लियामेंट ने एक्ट लाया, उस एक्ट में क्या बदलाव हुआ? पार्लियामेंट ने दिसंबर 2023 में नया एक्ट पारित किया जो 2024 में लागू हुआ। इसने पहली बार स्टैट्यूटरी सिलेक्शन मैकेनिज्म बनाया। अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं लेकिन रिकमेंडेशन सिलेक्शन कमेटी देती है, और सिलेक्शन कमेटी के 3 मेंबर है, प्राइम मिनिस्टर जिसको चेयरपर्सन है, लीडर ऑफ अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर द्वारा नॉमिनेटेड एक कैबिनेट मिनिस्टर। एक सर्च कमेटी कैंडिडेट की शॉर्ट लिस्ट तैयार करती है, कानून एलिजिबिलिटी को भी डिसाइड करती है। कैंडिडेट्स ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसने सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्रेटरी या इक्विवेलेंट रैंक का पोस्ट संभाला हो और इलेक्शन मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस रखता हो। अब गवर्नमेंट का आर्गुमेंट क्या है? गवर्नमेंट का आर्गुमेंट मुख्य 3 बातें। पहला, सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कहा था कि उसका अरेंजमेंट पार्लियामेंट द्वारा लॉ बनाए जाने तक चलेगा। अब पार्लियामेंट ने आर्टिकल 324 के तहत लॉ बना दिया है, इसलिए कोर्ट द्वारा बनाए गए एग्जैक्ट पैनल को कॉपी करने के लिए हम बाध्य नहीं है। दूसरा, सीजीआई का एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट प्रोसेस में शामिल होना कॉन्स्टिट्यूशन का अनिवार्य रिक्वायरमेंट नहीं है। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की इंडिपेंडेंस भी सेपरेशन ऑफ पावर का हिस्सा है। तीसरा, कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज के बारे में पहले से यह प्रिज्यूम नहीं किया जा सकता कि वो बैड फेथ में काम करेंगे। गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रस्ट पे जोर दिया, अर्थात प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर से अपेक्षा है कि वे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार अपने पावर का प्रयोग करेंगे। उनको आप पहले से ही बैड फेथ में नहीं देखें। अब पिटिशनर कोर्ट की क्या चिंता है, उनका क्या कंसर्न है? क्रिटिक्स का कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रस्ट आवश्यक है, लेकिन इंस्टीट्यूशन केवल अच्छे व्यक्तियों की उम्मीद पर नहीं बनाए जाते। इंस्टीट्यूशनल डिजाइन ऐसी परिस्थिति के लिए तैयार होना चाहिए जब पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज आपस में टकराएं। कैबिनेट मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर द्वारा ही नॉमिनेटेड होता है और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रिंसिपल के तहत उसी गवर्नमेंट का हिस्सा होता है, इसलिए कमेटी में वह जेन्युइनली इंडिपेंडेंट वोट देगा, इसकी इंस्टीट्यूशनल गारंटी नहीं है। लीडर ऑफ अपोजिशन डिसेंट कर सकता है, लेकिन 2 एक मेजॉरिटी होने के कारण गवर्नमेंट उसके ऑब्जेक्शन के बावजूद अपॉइंटमेंट कर सकती है। इसलिए अपोजिशन की प्रेजेंस पार्टिसिपेशन तो सुनिश्चित करती है, लेकिन कंसेंसस नहीं। कोर्ट का पॉइंट यही था, निष्पक्षता केवल एक्चुअल डिसीजन में नहीं बल्कि प्रोसेस की पब्लिक क्रेडिबिलिटी में भी दिखाई देनी चाहिए। अब आते हैं एक और इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न पे, क्या सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पैनल में होना ही एकमात्र सॉल्यूशन है? तो नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। सीजेआई की इंक्लूजन भी क्रिटिसिज्म से मुक्त नहीं है। कुछ लोग कह सकते हैं कि जज को एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट में शामिल करने से जुडिशियरी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में आ सकती है, उनको भी जुडिशरी को हम पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में खींच सकते हैं। इसलिए लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन ये नहीं है कि सीजीआई होना ही चाहिए, बल्कि यह है कि क्या सिलेक्शन प्रोसेस में कोई जेन्युइनली न्यूट्रल एलिमेंट होना चाहिए। न्यूट्रलिटी के दूसरे मॉडल्स भी संभव हैं, जैसे ब्रॉडर पार्लियामेंट्री कमेटी, सुपर मेजॉरिटी रिक्वायरमेंट, इंडिपेंडेंट सर्च बॉडी या रिटायर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज की पार्टिसिपेशन। लेकिन करंट लॉ में कंसर्न यह है कि न्यूट्रल मेंबर हटाने के बाद एग्जीक्यूटिव को स्पष्ट न्यूमेरिक मेजॉरिटी मिल गई है। अब आते हैं रिमूवल में क्या सेफगार्ड्स है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना आसान नहीं है। आर्टिकल 324 के तहत से सुप्रीम कोर्ट के जज के समान मैनर और ग्राउंड्स पर हटाया जा सकता है। दूसरे इलेक्शन कमिश्नर को प्रेसिडेंट केवल सीईसी के रिकमेंडेशन पर हटा सकते हैं, लेकिन सीईसी और ईसीस के रिमूवल
प्रोटेक्शन में पूर्ण पैरिटी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में कहा था कि अदर इलेक्शन कमिश्नर को भी स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन देना पार्लियामेंट का विषय है। सो व्हाट शुड बी आवर बैलेंस्ड कंक्लूजन, बैलेंस्ड ओपिनियन? सो गवर्नमेंट का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट यह है कि आर्टिकल 324 ने अपॉइंटमेंट मैकेनिज्म बनाने की शक्ति पार्लियामेंट को दी है और सुप्रीम कोर्ट की 2023 वाली व्यवस्था एक्सप्लिसिटली टेम्पररी थी। इसलिए सीजीआई हटाना मात्र अपने आप में लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बना देता, लेकिन पिटिशनर की चिंता बड़ी सब्सटैंटिव है। इलेक्शन कमीशन साधारण एग्जीक्यूटिव ऑफिस नहीं है, वह सरकार और अपोजिशन दोनों के इलेक्टोरल कंडक्ट पर डिसीजन देता है। ऐसी बॉडी के अपॉइंटमेंट रूलिंग एग्जीक्यूटिव की बिल्ट इन 2-1 मेजॉरिटी पब्लिक कॉन्फिडेंस को कमजोर कर सकती है। सो द कोर्ट टेक अवे फ्रॉम दिस आर्टिकल इज दैट ये कंट्रोवर्सी किसी प्राइम मिनिस्टर की व्यक्तिगत ऑनेस्टी का टेस्ट नहीं है, ये इंस्टीट्यूशनल डिजाइन का प्रश्न है। इलेक्शन कमीशन के इंडिपेंडेंस को इस बात पे तय नहीं होगी कि नियुक्त व्यक्ति है वो निष्पक्ष है, यह भी जरूरी है कि उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया पॉलिटिकल कंट्रोल से पर्याप्त दूरी रखती हुई दिखाई पड़े। चलते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट न्यूज पे, पेपर लीक बिल एंड लिमिट्स ऑफ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। हमने यहां पर 2 न्यूज आर्टिकल को कंबाइन किया, एक पेज 5 वाले पेपर लीक बिल जो पास हुआ है, दूसरा हमने पेज 9 पे जो डिबेट है फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के लिमिटेशन के बारे में, इन दोनों कंबाइन करके हमने होलिस्टिक आर्टिकल को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। इस कंबाइंड आर्टिकल का जो कोर आर्गुमेंट है वो ये कि पब्लिक एग्जामिनेशन पेपर लीक लाखों स्टूडेंट केवल एक चीटिंग ही नहीं बल्कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी पे डायरेक्ट अटैक है। इसलिए ऑर्गेनाइज चीटिंग नेटवर्क्स, करप्ट ऑफिशियल्स और कंप्लिसिट सर्विस प्रोवाइडर्स के विरुद्ध तेज तक कठोर कार्रवाई आवश्यक। लेकिन कानून में एक छोटी सी डेडलाइन लिख देना और जस्टिस सिस्टम को वास्तव में तेज कर देना एक बात नहीं है। यदि इन्वेस्टिगेटर्स, फॉरेंसिक लेबोरेटरीज, प्रोसिक्यूटर्स और जजेस पर्याप्त नहीं है तो फास्ट ट्रैक कोर्ट केवल एक केस को एक लाइन में आगे ला के खड़ा कर देगा, बाकी केसेस पीछे रह जाएंगे। इसलिए वास्तविक प्रश्न यह है कि क्या पेपर लीक बिल जुडिशियल कैपेसिटी बढ़ाता है या केवल एग्जिस्टिंग सिस्टम पर नई डेडलाइंस और प्रायोरिटी केसेस का बोझ डालता है। यूपीएससी के लिए भी सर जीएस पेपर 2 में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आर्टिकल 14 और जुडिशियल रिफॉर्म्स जीएस पेपर 3 में साइबर सिक्योरिटी और एग्जामिनेशन इंटीग्रिटी तथा एसए में स्पीडी जस्टिस व फेयर ट्रायल के लिए उपयोगी है। इसका इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट क्या है समझते हैं कि नीट यूजी पेपर लीक कंट्रोवर्सी और उसके बाद हुए स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बीच पार्लियामेंट ने पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल 2026 को पारित किया। लोकसभा के बाद राज्यसभा ने भी बिल को मंजूरी दे दी। गवर्नमेंट ने पब्लिक एग्जामिनेशन के मेरिट, ट्रांसपेरेंसी और क्रेडिबिलिटी बचाने के लिए बहुत जरूरी अमेंडमेंट ओरिजिनल पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024 को मजबूत करता है। आर्टिकल के अनुसार 2024 लॉ लागू होने के बाद 52 एफआईआर रजिस्टर हुई थी, लेकिन पिछले 2 वर्षों में कोई कन्विक्शन नहीं हो पाई थी। तो यहां से एक बेसिक लेसन मिलता है, कठोर लॉ बनाना और दोषियों को लीगली प्रूव करके सजा दिलाना यानी कन्विक्ट करना दोनों अलग बातें हैं। सो इस बिल में क्या क्या प्रमुख बदलाव किए गए? पहला कि बिल पेपर लीक केसेस की इन्वेस्टिगेशन को 2 महीने में पूरा करने की रिक्वायरमेंट रखता है, यानी कि बिल आपको 2 महीने के अंदर इसके इन्वेस्टिगेशन को पूरा करके चार्जशीट फाइल करना है। चार्जशीट दाखिल होने के बाद ट्रायल को 3 महीने के भीतर पूरा करने की बात कही गई है। स्टेट्स और यूटीज किसी सेशन कोर्ट को स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के रूप में डेजिग्नेट कर सकते हैं। ऐसे कोर्ट्स पेपर लीक मामलों की डे टू डे हियरिंग कर सकती हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रोविजंस भी हैं, जैसे अनफेयर मींस में इन्वॉल्व सर्विस प्रोवाइडर पर डिबारमेंट 4 वर्ष से बढ़ाकर 8 वर्ष कर दिया गया। यूनियन गवर्नमेंट को स्पेशल टास्क फोर्स गठित करने की शक्ति दी गई। ऑर्गेनाइज्ड एग्जामिनेशन क्राइम में कम से कम 7 वर्ष इंप्रिजनमेंट और फाइन को बढ़ाकर 1 करोड़ से 10 करोड़ करने का प्रस्ताव दे दिया गया। सर्विस प्रोवाइडर का मतलब वैसे बॉडीज, एजेंसीज जो कंप्यूटर सेंटर, लॉजिस्टिक्स कंपनी या टेक्निकल कॉन्ट्रैक्टर जैसे एंटिटीज, ठीक है। वहीं पर ऑर्गेनाइज क्राइम सामान्य स्टूडेंट चीटिंग से अलग है। इसमें क्वेश्चन पेपर चुराने, बेचने, डिजिटल ट्रांसमिशन, फेक जनरल सेंटर्स, इंपर्सोनेशन और ऑफिशियल्स, कोचिंग सेंटर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स के नेटवर्क जैसी कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज शामिल हो सकती हैं। अब डेडलाइन की सबसे पहली समस्या क्या है? बिल कहता है कि इन्वेस्टिगेशन 2 महीने में पूरी होनी चाहिए, लेकिन आर्टिकल के अनुसार यह स्पष्ट नहीं करता कि डेडलाइन मिस होने पर क्या होगा। क्या इन्वेस्टिगेशन इनवैलिड हो जाएगी? क्या एक्सटेंशन मिल सकती है? एक्सटेंशन कौन देगा या डिले के रीजंस लिखने होंगे। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च एनालिसिस के अनुसार इसकी तुलना दूसरे लॉ से की गई। लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 में इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन की अवधि बढ़ाने पर रीजंस लिखने होते थे। उसी तरह से SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 के फ्रेमवर्क में इन्वेस्टिगेशन और चार्जशीट को डिले करने पे एक्सप्लेन करने का प्रावधान है। सो पेपर लीक बिल में ऐसी स्पष्ट एक्सटेंशन मैकेनिज्म नहीं होने से 2 रिस्क है। डेडलाइन केवल सिंबॉलिक बन के रह जाए या फिर इन्वेस्टिगेटर जल्दी में इनकम्प्लीट चार्जशीट दाखिल कर दे। स्पीड का लक्ष्य जरूरी है, लेकिन अनक्लियर डेडलाइन अकाउंटेबिलिटी पैदा करने के बजाय कंफ्यूजन भी पैदा कर सकती है। और पेपर लीक इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की तरह नहीं होती, बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। पेपर लीक को आप सामान्य चोरी की तरह नहीं देखिए जहां केवल एक फिजिकल ऑब्जेक्ट रिकवर करना है।
आधुनिक एग्जामिनेशन में कॉन्स्पिरेसी कई लेयर्स पे चल रही होती है, जैसे इंक्रिप्टेड मैसेजिंग एप्लीकेशन, डिलीटेड व्हाट्सएप के टेलीग्राम चैट्स, मल्टीपल मोबाइल फोन्स और लैपटॉप्स, क्लाउड अकाउंट्स, बैंक ट्रांजेक्शन, कैश पेमेंट, आईपी एड्रेस और सर्वर लॉक्स, प्रिंटिंग प्रेस, ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज चेन, डमी कैंडिडेट्स और फोर्स्ड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, ऑफिशियल तथा प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच कम्युनिकेशन और इन्वेस्टिगेटर को डिवाइस सीज करने, उनकी फॉरेंसिक इमेज बनाने, डिलीटेड डेटा रिकवर करने और यह साबित करने की आवश्यकता होती है कि एविडेंस टैंपर नहीं हुए हैं। इसी को अपन चेन ऑफ कस्टडी कहते हैं। एविडेंस किसने कब और किस कंडीशन में कलेक्ट, सील, एग्जामिन और कोर्ट ने प्रोड्यूस किया, इसका कंप्लीट रिकॉर्ड। यदि साइबर फॉरेंसिक रिपोर्ट समय पर ना मिले तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास केवल सस्पिशन रह सकता है, लेकिन कोर्ट प्रूफ एविडेंस नहीं। मतलब वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, लेकिन 100% कोर्ट में प्रोड्यूस करने लायक प्रूफ नहीं। 3 महीने में ट्रायल पूरा करना भी एक अलग समस्या है। पेपर लीक केस की चार्जशीट में और डिजिटल एविडेंस हजारों पेजेस का हो सकता है। कई अक्यूज, विटनेस, एक्सपर्ट्स और लोकेशन शामिल हो सकते हैं। डिफेंस लॉयर्स को प्रोसिक्यूशन एविडेंस पढ़ने, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स चैलेंज करने, अपने विटनेस तैयार करने के लिए उचित समय मिलना चाहिए। यदि कोर्ट्स डेडलाइन के प्रेशर में डिफेंस को पर्याप्त अवसर न दे तो फेयर ट्रायल प्रभावित हो सकता है। वही आर्टिकल में एक्सपर्ट्स, जो डिबेट वाला आर्टिकल, एक्सपर्ट ने समझाया कि स्पीडी जस्टिस का अर्थ केवल जल्दी कन्विक्शन नहीं है, गलत व्यक्ति को जल्द सजा देना भी जस्टिस नहीं है। सही ऑफेंडर्स को रिलायबल एविडेंस के आधार पर पनिश करना और इनोसेंट अक्यूज्ड को प्रोटेक्ट करना दोनों ही क्रिमिनल जस्टिस के उद्देश्य हैं। और इसी एनालिसिस में 2002 के सुप्रीम कोर्ट रूलिंग का भी उल्लेख किया गया, जिसमें कोर्ट ने क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के लिए इनफ्लेक्सिबल आउटर लिमिट प्रिस्क्राइब करने के विरुद्ध कॉशन किया था। केवल समय समाप्त हो जाने से ट्रायल स्वतः टर्मिनेट नहीं किया जा सकता। फास्ट ट्रैक कोर्ट के पास आते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनती कैसे है और ये वास्तव में काम कैसे करती है? नाम से लगता है कि गवर्नमेंट नया कोर्ट, नया जज और नया स्टाफ बना रही है, लेकिन अक्सर एग्जिस्टिंग जुडिशियल ऑफिसर को रेगुलर कोर्ट से हटाकर प्रायोरिटी केसेस की फास्ट ट्रैक कोर्ट में पोस्ट कर दिया जाता है। इससे पेपर लीक केसेस तो जल्दी आगे बढ़ सकता है, लेकिन वो जज जिन मर्डर, फ्रॉड और अन्य केसेस की हियरिंग कर रहा था वो पीछे चली जाएगी। अर्थात बैकलॉग समाप्त नहीं होगा, वो एक कोर्ट रूम से दूसरे कोर्ट रूम में शिफ्ट हो जाएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट तभी एडिशनल कैपेसिटी बनती है जब उसके साथ नया जज, कोर्ट रूम, स्टाफ, प्रोसिक्यूटर और फॉरेंसिक सपोर्ट भी जोड़ा जाए। केवल एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज का नाम बदलना कैपेसिटी एक्सपेंशन नहीं है। अभी जो हमारे पास एग्जिस्टिंग फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं, एक बार उनका रिकॉर्ड देखते हैं कि वो कैसे काम कर रहे हैं। 2019 में रेप और पॉक्सो केसेस के टाइम बाउंड ट्रायल के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स यानी कि स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए, स्थापित किए गए। लेकिन यूनियन लॉ मिनिस्ट्री के डेटा के अनुसार इनमें से लगभग 2.4 लाख केसेस पेंडिंग थे। 2025 में करीब 1.4 लाख नए केसेस इंस्टीट्यूट हुए, लेकिन केवल 66,000 केसेस डिस्पोज हुए। इसको समझने के लिए हमें केस क्लियरेंस रेट को समझना होगा। एक वर्ष में जितने नए केसेस आए उसकी तुलना में कितने केसेस डिस्पोज हुए। यदि 100 नए केसेस आए, केवल 70 केस डिस्पोज हुए, तो क्लियरेंस रेट 70% है। बैकलॉग 30 केसेस जुड़ा है। एफटीएससी की क्लियरेंस रेट लगातार 100% से नीचे रहने का अर्थ है कि वे इनकमिंग केसेस संख्या के बराबर डिस्पोजल भी नहीं कर पा रही है। और आर्टिकल जो एनालिसिस है ये बता रहा है कि ट्रायल कोर्ट में कुल करीब 4.8 करोड़ केसेस पेंडिंग थे, जिनमें से लगभग 74% क्रिमिनल केसेस थे। और इतने बड़े सिस्टेमिक बैकलॉग के बीच केवल एक कैटेगरी को फास्ट ट्रैक करना परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। क्या हमारे पास सक्सेस मापने के लिए कोई पर्याप्त डेटा है? अब इस पे देखते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट सच में सक्सेसफुल हो पा रहा है कि नहीं। फास्ट ट्रैक कोर्ट का उद्देश्य मेनली स्पीडी जस्टिस है, और इसलिए सबसे महत्वपूर्ण डेटा होना चाहिए। एफआईआर से चार्जशीट तक कितना समय लगा, चार्जशीट से जजमेंट तक कितना समय लगा, कन्विक्शन और एक्विटल रेट्स कितने हैं, कितने केसेस स्टैट्यूटरी डेडलाइन से पूरे हुए, जजमेंट अपील में कितने अटक गए, मतलब फास्ट ट्रैक कोर्ट के जजमेंट्स को अपील कर दिया गया और वो वहां जाकर फंस गए। और यहीं पे एक्सपर्ट जो एनालिसिस पेज 9 पे हुआ है उसमें बता रहे कि नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड जनरल कोर्ट्स के पेंडेंसी डिस्पोजल डेटा देता है, पर फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के लिए कंपेरेबल डिस्पोजेबल टाइम डेटा पर्याप्त रूप से अवेलेबल नहीं है। तो केवल ये बता रहे हैं कि कितने कोर्ट्स बने, कितने केसेस डिस्पोज हुए, स्पीड सिद्ध नहीं करता। कोई कोर्ट पुराने पेंडिंग केसेस डिस्पोज कर सकती है, लेकिन नए केस को जजमेंट देने 5 वर्ष भी लग सकते हैं। डेटा ट्रांसपेरेंसी के बिना फास्ट ट्रैक कोर्ट मॉडल की सफलता प्रॉपरली हम इवेलुएट नहीं कर सकते। और इसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर की हमारे पास जो कमी है वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि कोर्ट केवल जज से नहीं चलता। प्रोसिक्यूशन को गवर्नमेंट की ओर से एविडेंस प्रेजेंट करना होता है, और इस एनालिसिस में बताया गया है कि दिल्ली में भी एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर को एक ही दिन में कई कोर्ट्स में अपीयर करना पड़ता है। यदि प्रोसिक्यूटर दूसरे कोर्ट में व्यस्त है तो विटनेस उपस्थित होने के बावजूद हियरिंग अडजर्न हो सकती है। कॉम्प्लेक्स पेपर लीक केसेस में अक्यूज्ड पर्सन के पास कई डिफेंस लॉयर और रिसर्च सपोर्ट हो सकता है। उसके सामने ओवरवर्क प्रोसिक्यूटर होगा तो प्रोसिक्यूशन कमजोर पड़ सकती है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाकर प्रोसिक्यूटर संख्या न बढ़ाना, ऐसा जैसे एक्सप्रेस हाईवे तो बना दिया, लेकिन उस पर चलने के लिए व्हीकल्स और ड्राइवर ही अवेलेबल नहीं है। फॉरेंसिक लैबोरेटरीज
अगला चैलेंज, अगला बॉटलनेक फॉरेंसिक लेबोरेटरीज है, बिकॉज पेपर लीक केसेस डिजिटल एविडेंस पर डिपेंड होते हैं, लेकिन फॉरेंसिक लेबोरेटरीज पेपर लीक केसेस डिजिटल एविडेंसेस पर डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन फॉरेंसिक लेबोरेटरीज अंडर स्टाफ्ड हो और ओवरबर्डन हो तो मोबाइल फोन या लैपटॉप की एग्जामिनेशन रिपोर्ट आने में महीनों लग सकते हैं। कोर्ट फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार होने से पहले ट्रायल इफिशिएंटली शुरू नहीं कर पाएगी। तो यदि अनरिलायबल या इनकम्प्लीट रिपोर्ट पर ट्रायल चलाया जाए तो एक्विटल का रिस्क बढ़ सकता है। इसलिए 2 मंथ जो इन्वेस्टिगेशन की डेडलाइन तभी रियलिस्टिक होगी जब साइबर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स पर्याप्त हों, मॉडर्न लेबोरेटरीज अवेलेबल हों, स्टैंडर्ड एविडेंस प्रोटोकॉल अपनाया जाए, स्टेट पुलिस और एग्जामिनेशन एजेंसीज ट्रेंड हो, रिपोर्ट्स के लिए प्रेडिक्टेबल टर्न अराउंड टाइम हो। और यहीं पे आर्टिकल 14 का भी प्रश्न आ जाता है। आर्टिकल 14 सभी व्यक्तियों को इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ देता है। यदि पेपर लीक केसेस फास्ट ट्रैक किए जाए लेकिन मर्डर, सेक्सुअल वायलेंस और लंबे समय से पेंडिंग केसेस के विक्टिम्स को रेगुलर स्लो सिस्टम रखा जाए तो स्टेट को बताना होगा कि प्रायोरिटी का रैशनल बेसिस क्या है। इसका अर्थ यह नहीं है कि पेपर लीक्स को प्रायोरिटी देना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। पब्लिक एग्जामिनेशन करोड़ों कैंडिडेट्स और पब्लिक रिक्रूटमेंट की लेजिटिमेसी को प्रभावित करती है, इसलिए अलग ट्रीटमेंट जस्टिफाइड हो सकता है, लेकिन फास्ट ट्रैक कैटेगरीज केवल मीडिया आउटरीच या पॉलिटिकल प्रेशर के आधार पर नहीं चुनी जानी चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होना चाहिए कि कितने व्यक्ति अफेक्टेड है, ऑफेंस के सिस्टमैटिक नेचर, एविडेंस के नष्ट होने का रिस्क, पब्लिक इंस्टीट्यूशन पर प्रभाव, विक्टिम्स की वल्नरेबिलिटी। एक कैटेगरी को प्रायोरिटी देने से दूसरे लिटिगेंट्स के एक्सेस टू जस्टिस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा यह भी देखना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट पेपर लीक्स रोक देगी? तो 7 वर्ष की मिनिमम इंप्रिजनमेंट और 10 करोड़ फाइन डिटरेंस पैदा कर सकती है। सर्विस प्रोवाइडर के लिए 8 वर्ष का डिबारमेंट भी सिग्निफिकेंट कमर्शियल कॉन्सिक्वेंसेस है, लेकिन डिटरेंस केवल मैक्सिमम पनिशमेंट से नहीं आता। ऑफेंडर को सबसे अधिक डर तब लगता है जब पकड़े जाने की प्रोबेबिलिटी अधिक हो, एविडेंस रिलायबली कलेक्ट हो, प्रोसिक्यूशन कॉम्पिटेंट हो, ट्रायल रीजनेबल समय में पूरा हो और कन्विक्शन टिकाऊ हो। यदि लॉ बहुत कठोर है लेकिन इन्वेस्टिगेशन वीक और कन्विक्शन रेयर हो तो पनिशमेंट केवल पेपर भी कठोर दिखती है। 2024 एक्ट के तहत 2 वर्षों में कन्विक्शन न होने का रिपोर्टेड फैक्ट इसी इन्फोर्समेंट गैप की ओर हमें लेके जाता है। सो वास्तविक इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म क्या होना चाहिए? सो पेज 9 के इस डिस्कशन इसके अनुसार इफेक्टिव रिफॉर्म में केवल स्पेशल कोर्ट नहीं, पूरी जस्टिस चेन को मजबूत करनी होगी। हमें ट्रेंड साइबर इन्वेस्टिगेटर्स चाहिए, हमें एडिशनल फॉरेंसिक लेबोरेटरीज चाहिए, हमें पर्याप्त पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स चाहिए, जुडिशियल वैकेंसीज को फटाफट कंप्लीट कीजिए, डेडिकेटेड कोर्ट स्टाफ, विटनेस को एडवांस हियरिंग शेड्यूल, अननेसेसरी एडजर्नमेंट्स को कम करना, कोर्ट डायरेक्शन का टाइमली कंप्लायंस, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के यूनिफॉर्म प्रोटोकॉल्स। तो ये सारी चीजें मिला के हम इस चीज को फंडामेंटल वे में रिफॉर्म कर सकते हैं। कमजोर इन्वेस्टिगेशन को तेजी से कोर्ट में भेजना केवल स्पीडी एक्विटल या रॉन्ग प्रोसिक्यूशन पैदा कर सकता है, ऐसा इस एनालिसिस में कहा गया है। सो व्हाट शुड बी आवर बैलेंस्ड कंक्लूजन? पेपर लीक ऑर्डिनरी चीटिंग नहीं है, ये तो हम भी मानते हैं। वह मेरिट, पब्लिक रिक्रूटमेंट और स्टेट इंस्टीट्यूशन के भरोसे को नष्ट करते हैं। इसलिए ऑर्गेनाइज नेटवर्क के लिए कठोर पनिशमेंट, सर्विस प्रोवाइडर अकाउंटेबिलिटी और स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन जस्टिफाइड है। लेकिन बिल की सफलता 3 महीने के डेडलाइन से नहीं मापी जाएगी। सफलता तब होगी जब इन्वेस्टिगेटर समय पर जेन्युइन कॉन्स्पिरेटर तक पहुंचे, डिजिटल एविडेंस अदालत में टिके, प्रोसिक्यूटर प्रिपेयर्ड हो और कोर्ट जल्द लेकिन रीजंट जजमेंट है। So the core takeaway from both the article is that fast track justice का अर्थ रेगुलर जस्टिस को बाईपास करना नहीं है। यदि नए जजेस, प्रोसिक्यूटर, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और सपोर्ट सिस्टम नहीं बढ़ते हैं तो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बैकलॉग का इलाज नहीं, बैकलॉग को दूसरी क्यू में भेजने का तरीका बन जाएगा। और इंडिया केवल फास्टर कोर्ट्स नहीं बल्कि पूरी क्रिमिनल जस्टिस चेन को अधिक कैपेबल, ट्रांसपेरेंट और फेयर एंड स्पीडी बनाना होगा। अब आते हैं पेज 7 के बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज पे। गर्ल्स डेथ इन चाइना रिवील्स ह्यूमन कॉस्ट ऑफ अनरेगुलेटेड साइंस। इस आर्टिकल का जो कोर आर्गुमेंट है वो है कि जीन एडिटिंग जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी दुर्लभ जेनेटिक डिजीज के ट्रीटमेंट की नई उम्मीद देती है। लेकिन जब फैमिली के डेस्परेशन, साइंटिस्ट की एम्बिशन और कमजोर सरकारी निगरानी एक साथ मिल जाए तो मेडिकल इनोवेशन खतरनाक ह्यूमन एक्सपेरिमेंट में बदल सकती है। मार्च 2025 में चाइना के 6 वर्षीय बच्ची की ब्रेन डायरेक्टेड बेस एडिटिंग थेरेपी मिलने के लगभग 1 सप्ताह बाद मृत्यु हो गई। रिसर्चर्स ने इसे ब्रेन पर की गई दुनिया की पहली ऐसी पर्सनलाइज्ड थेरेपी बताया था। बाद में साइंस एंड रिट्रैक्शन वॉच की इन्वेस्टिगेशन ने सवाल उठाया कि एनिमल टेस्ट में सीरियस डेंजर दिखाई देने के बावजूद भी बच्ची पे ट्रीटमेंट क्यों किया गया। पहले समझते हैं बच्ची को कौन सी बीमारी थी। बच्ची को स्नाइडर्स ब्लॉक सिंड्रोम था। यह एक रेयर न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो CHD3 जीन में म्यूटेशन के कारण हो सकता है। यह बीमारी बच्चे के इंटेलेक्चुअल और न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट को प्रभावित करता है, लेकिन इसकी सीवियरिटी हर पेशेंट में अलग अलग होती है और अधिकांशतः अफेक्टेड लोग पूरा जीवन जी सकते हैं। यहीं पे क्रिटिकल क्वेश्चन उठता है,
बीमारी सीरियस तो थी, हाँ बहुत सीरियस थी, लेकिन सामान्यतः तुरंत जानलेवा नहीं थी। फिर क्या एक 6 वर्षीय बच्ची पर पहली बार इस्तेमाल हो रही हाई रिस्क ब्रेन थेरेपी आजमाना उचित था? और वो ब्रेन थेरेपी बेस एडिटिंग थी। सो बेस एडिटिंग क्या होती है कि डीएनए को, बेस एडिटिंग को समझने के लिए पहले हम एक डीएनए को बेसिक स्ट्रक्चर को समझते हैं। सो डीएनए को शरीर के इंस्ट्रक्शन ब्लॉक की तरह समझिए। ये ATGC नामक 4 केमिकल लेटर से बनी होती है। कभी कभी इनमें से एक लेटर की गलती जेनेटिक डिजीज पैदा कर देती है। मतलब टी के जगह पर जी हो गया, जी के जगह पर टी हो गया, तो इससे कोई जेनेटिक डिजीज पैदा हो सकती है। अभी कुछ दिन पहले ट्रेडिशनली CRISPR-Cas9 टेक्निक से डीएनए की दोनों स्ट्रैंड्स को काटकर करेक्शन करने का प्रयास किया गया था, और यह मेथड काफी ज्यादा चर्चे में रहा है, सही भी रहा। इसके विपरीत बेस एडिटिंग डीएनए को पूरी तरह बिना काटे वो जो गलत लेटर है उस लेटर को दूसरे लेटर बदलने का प्रयास करती है, जैसे सी को टी में। इस टेक्निक को अमेरिकन बायोकेमिस्ट डेविड ल्यू ने 2016 में विकसित किया था। इसे कंपैरेटिवली अधिक प्रिसाइज और जेंटल माना जाता, लेकिन एडिटर को शरीर के सही सेल्स तक पहुंचाना अब भी बहुत रिस्की है। और इस बच्ची के ट्रीटमेंट में AAV का इस्तेमाल हुआ था। वो किस लिए? इसको ट्रीटमेंट को सही सेल तक पहुंचाने के लिए। रिसर्चर्स ने जीन एडिटर को बच्ची की ब्रेन सेल्स तक पहुंचाने के लिए एडेनो एसोसिएटेड वायरस यानी कि AAV का इस्तेमाल किया। अब AAV को एक डिलीवरी व्हीकल की तरह समझिए। इसे इस तरह से मॉडिफाई किया जाता है कि यह बीमारी फैलाने के बजाय थ्योरोपैथिक जेनेटिक मटेरियल को उस पर्टिकुलर सेल तक पहुंचा सके। लेकिन अगर हाई डोज में AAV शरीर की इम्यून सिस्टम तक पहुंच जाए और तो ये इस इम्यून सिस्टम को बहुत ज्यादा एक्टिवेट कर देता है, बहुत ज्यादा सक्रिय कर देता है और लीवर, किडनीज तथा ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचा सकता है। आर्टिकल के अनुसार मंकी टेस्ट में सभी ट्रीटेड मंकीज को लीवर इंजरी हुई थी और एक मंकी किडनीज भी डैमेज हो गई थी। इन वार्निंग साइंस के बावजूद 24 मार्च 2025 को थेरेपी बच्ची के सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में इंजेक्ट की गई। ये वही फ्लूइड है जो ब्रेन और स्पाइनल कोड के चारों ओर मौजूद रहता है। कुछ ही दिनों के भीतर बच्ची को फीवर हुआ, उसका किडनी डैमेज हो गया और लगभग 1 सप्ताह बाद उसका डेथ हो गया। डेथ का कारण हॉस्पिटल के इंटरनल रिव्यू ने माना कि थेरेपी निश्चित रूप से ही बच्ची की मृत्यु का कारण से जुड़ा है। कॉज ऑफ डेथ थ्रोम्बोटिक माइक्रोएंजियोपैथी बताया गया। सरल भाषा में कहें तो इसमें शरीर के बहुत छोटे ब्लड वेसल्स में क्लॉट बनने लगते हैं। इससे ब्लड फ्लो रुक सकता है, किडनी तथा दूसरे ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं। यह कॉम्प्लिकेशन पहले भी हाई डोज AAV वाले जेनेटिक थेरेपी में देखी गई है। अब यहां समझो कि रेगुलेटरी सिस्टम कहां विफल हो गया। सो यह एक इन्वेस्टिगेटर इनिशिएटेड ट्रायल था। इसका अर्थ यह हुआ कि ट्रायल किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी के बजाय रिसर्चर ने स्वयं शुरू किया। इस रूट के कारण चाइना के नेशनल ड्रग रेगुलेटर नेशनल मेडिकल प्रोडक्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन के प्रायर अप्रूवल की आवश्यकता नहीं हुई। बच्ची के पेरेंट्स ने थेरेपी डेवलप करने के लगभग 8 करोड़ से ज्यादा अपनी सेविंग्स और रिलेटिव से कर्ज लेके रिसर्चर को दिया। इससे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का भी प्रश्न उठता है। जब डेस्परेट फैमिली स्वयं एक्सपेरिमेंट को फंड कर रही हो तो क्या वो रिस्क को पूरी तरह से निष्पक्ष होकर अनबायस्ड होकर समझ पाएगी? पब्लिश आर्टिकल के अनुसार रिसर्चर्स और हॉस्पिटल ने बच्ची की डेथ को तुरंत पब्लिकली डिस्क्लोज भी नहीं किया। बाद में अथॉरिटीज ने हॉस्पिटल को ट्रायल रजिस्ट्रेशन और ओवरसाइट की कमी के लिए फाइन किया, लेकिन लीड रिसर्चर पर सैंक्शन नहीं लगाया गया। अब यहीं पे हु चोइन क्वेई वाला जो केस है 2018 में कंट्रोवर्सी है, उस कंट्रोवर्सी से हमें क्या लर्निंग मिली थी और क्या नहीं चाइना से सीख पाया। 2018 में चाइनीज साइंटिस्ट हु चोइन क्वेई ने ट्विन गर्ल्स के एम्ब्रायोज में जीन एडिटिंग किया था। यह एक्सपेरिमेंट पर्याप्त इथिकल अप्रूवल और साइंटिफिक जस्टिफिकेशन के बिना ही किया गया था। बाद में उसे 3 वर्ष की प्रिजन सेंटेंस मिला और चाइना ने ह्यूमन जीन एडिटिंग रूल्स को बहुत स्ट्रिक्ट किया। लेकिन ये जो नया केस है ये दिखाता है केवल कठोर कानून बनाना पर्याप्त नहीं है। यदि हॉस्पिटल एथिक्स कमेटी और रेगुलेटर वास्तविक निगरानी न करे तो नियम कागज पे ही धरे रह जाते हैं। अब हमारे इंडिया में भी एक उदाहरण है। आर्टिकल में इंडिया की उदिति सर्राफ का उदाहरण दिया। उन्हें एक दुर्लभ और तेजी से बढ़ने वाली ब्रेन डिजीज थी। इंडियन रिसर्चर्स ने उनके लिए पर्सनलाइज्ड जीन एडिटिंग ट्रीटमेंट बनाने की कोशिश की, लेकिन AAV मैन्युफैक्चरिंग, साइंटिफिक टेस्टिंग और रेगुलेटरी अप्रूवल में समय लगा और ट्रीटमेंट तैयार होने से पहले ही उदिति की मौत हो गई। तो चाइना वाले केस और इंडिया वाले केस दोनों में 2 अलग अलग तरह के डेंजर्स दिख रहे हैं। पहले वाले केस, चाइना वाले केस में बहुत कमजोर रेगुलेशन है, सो अनसेफ ट्रीटमेंट तक वो पहुंच गया, और दूसरा बहुत धीमा रेगुलेशन, सो पेशेंट को ट्रीटमेंट मिलने से पहले ही शी डाइड। सो आवर बैलेंस्ड कंक्लूजन इज दैट कि मेडिकल रेगुलेशन का उद्देश्य इनोवेशन रोकना नहीं है। उसका उद्देश्य यह है कि चाहिए उम्मीद को साइंटिफिक एविडेंस ना समझ लिया जाए। पहली बार किसी इंसान पर की जाने वाली थेरेपी, जिसे फर्स्ट इन ह्यूमन ट्रायल कहते हैं, से पहले मजबूत एनिमल एविडेंस, इंडिपेंडेंट इथिकल रिव्यू, ट्रांसपेरेंट फंडिंग और जेन्युइन इन्फॉर्म्ड कंसेंट होना आवश्यक है। अब चलते हैं पेज 8 पे।
लीड आर्टिकल द नेक्स्ट डीपीआई, हाउ इंडिया कैन कमोडिटाइज एआई। इस आर्टिकल का जो कोर आर्गुमेंट है वो है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को केवल बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज द्वारा बेचा जाने वाला महंगा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट नहीं समझा जाना चाहिए। जिस प्रकार इंडिया ने आधार के माध्यम से आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, यूपीआई के माध्यम से डिजिटल पेमेंट्स और सस्ते मोबाइल डेटा के माध्यम से इंटरनेट एक्सेस को मास लेवल पर पहुंचाया, उसी प्रकार एआई बेस्ड इंटेलिजेंस को भी अफोर्डेबल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। यहां कमोडिटाइज करने का अर्थ एआई को बेचने योग्य कमोडिटी बनाना नहीं, बल्कि उसकी अवेलेबिलिटी इतनी अधिक और कॉस्ट इतनी कम कर देना है कोई एक कंपनी उस पर मोनोपोली स्टैब्लिश ना कर सके। आर्टिकल का लक्ष्य गवर्नमेंट द्वारा हर एआई कंपनी चलाना नहीं है। उसका प्रपोजल है, इस आर्टिकल का प्रपोजल है कि गवर्नमेंट बेसिक डिजिटल रेल्स बनाए, कॉमन स्टैंडर्ड्स तय करे और कंपटीशन के माध्यम से एआई इस्तेमाल करने की कीमत कम कराए। यह आर्टिकल आईएएस ऑफिसर श्रीवत्स कृष्णा द्वारा लिखा गया है और ये उनके द्वारा दिए कुछ सुझाव हैं, कुछ पॉलिसी प्रपोजल्स हैं, जिसमें से इंडिया एआई मिशन के तहत कुछ फैक्ट्स वर्तमान पॉलिसी से जुड़े हैं, जबकि कुछ जैसे एआई टोकन्स, यूनिफाइड इंटेलिजेंस इंटरफेस, सब्सिडी रिलोकेशन, ये उनके प्रपोजल है। अब आप समझते हैं कोर इशू को। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है? सो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई ऐसी फाउंडेशनल डिजिटल व्यवस्था है जिसपे गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज दोनों अपनी सर्विसेज एस्टैब्लिश कर सके, दोनों अपनी सर्विसेज बना सके। फॉर एग्जाम्पल यूपीआई को उदाहरण समझते हैं कैसे गवर्नमेंट ने गूगल पे या फोन पे जैसा प्रत्येक पेमेंट ऐप स्वयं नहीं बनाया, बल्कि कॉमन पेमेंट रेल और प्रोटोकॉल अवेलेबल कराया जिससे अलग अलग एप्स किसी भी पार्टिसिपेटिंग बैंक से जुड़ सके। इंडिया के एग्जिस्टिंग डीपीआई स्टैक में आर्टिकल ने 3 प्रमुख लेयर बताया। पहला आधार, जिससे अपन डिजिटल आइडेंटिटी से जुड़ा है। सेकंड यूपीआई, जो कि इंटर ऑपरेबल डिजिटल पेमेंट प्रोवाइड कराता है। थर्ड इज अकाउंट एग्रीगेटर, यानी कंसेंट बेस्ड डेटा शेयरिंग। इनकी शक्ति किसी एक कंपोनेंट में नहीं है, बल्कि इनके आपस में जुड़ने से है। आधार व्यक्ति की आइडेंटिटी वेरीफाई करता है, बैंक अकाउंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन संभव बनाता है और कंसेंट फ्रेमवर्क कंट्रोल डेटा शेयरिंग की सुविधा देता है। और यही आर्टिकल कहता है कि इंडिया को जो सस्ता डेटा, जो डेटा रिवॉल्यूशन भारत में आया, जो हमारा डेटा का प्राइसेस कम हुए, उसने इंडिया को कैसे बदला। सो आर्टिकल के अनुसार सितंबर 2016 से 2019 के बीच इंडिया में 1 GB डेटा का कॉस्ट लगभग $4 से घट के 30 सेंट से भी कम हो गया। इसके बाद लगभग 5 वर्षों में करीब 50 करोड़ लोग ऑनलाइन आ गए। इससे केवल सोशल मीडिया यूजर्स नहीं बढ़े, डिजिटल पेमेंट, स्टार्टअप, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स और ऑनलाइन पब्लिक सर्विसेज का मास एक्सपेंशन पॉसिबल हो पाया। यही पे आर्टिकल कुछ बड़े नंबर्स देता है, जैसे आधार एनरोलमेंट हमारे पास 1.4 बिलियन है, यूपीआई ट्रांजैक्शन लगभग 20 बिलियन पर मंथ हमारे यहां हो रहा है। डिजिटल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पेपर बेस्ड प्रक्रिया से लो कॉस्ट एपीआई कॉल में बदल रहा है। और लेखक का पॉइंट यह है कि गवर्नमेंट ने हर व्यक्ति को अनलिमिटेड फ्री डेटा नहीं देना है। गवर्नमेंट ने हर यूजर को, हर व्यक्ति को फ्री अनलिमिटेड डेटा नहीं दिया, उसने स्पेक्ट्रम। अब यही पे लेखक का पॉइंट है कि गवर्नमेंट ने हर व्यक्ति को अनलिमिटेड फ्री डेटा नहीं दिया, उसने स्पेक्ट्रम, इंफ्रास्ट्रक्चर और कंपटीशन के लिए कंडीशंस बनाई। एक लार्ज टेलीकॉम ऑपरेटर ने नेशन वाइड 4G नेटवर्क की फिक्स कॉस्ट उठाई, प्राइसेस गिराई और कॉम्पिटिटर्स को भी रेट्स कम करने पड़े। इसी मॉडल को एआई पर लागू करने का सुझाव है। एआई मॉडल्स बनाना ही एकमात्र लक्ष्य ना हो, एआई इस्तेमाल करने की कॉस्ट यानी इन्फेरेंस कॉस्ट लगातार घटाई जाए। अब यहां पे ट्रेनिंग और इन्फेरेंस का हमें अंतर समझना पड़ेगा। हमने कल भी इस चीज को समझा था, कल के आर्टिकल में भी। ट्रेनिंग में एआई मॉडल को विशाल डेटा देकर हम ट्रेन करते हैं। इसमें हजारों एक्सपेंसिव चिप्स और बहुत अधिक इलेक्ट्रिसिटी लग सकती है, लेकिन मॉडल बन जाने के बाद जब यूजर उससे कोई प्रश्न पूछता है और वह उत्तर देता है तो हम उसे इन्फेरेंस कहते हैं। उदाहरण के लिए मॉडल को लाखों मेडिकल रिकॉर्ड से सिखाना, ये उसका ट्रेनिंग हुआ। लेकिन कोई डॉक्टर जब उसी मॉडल से किसी रिपोर्ट को एनालाइज करवाता है, किसी रिपोर्ट देकर पूछता है कि व्हाट इज योर व्यू, क्या इसका एनालिसिस है, दैट इज कॉल्ड इन्फेरेंस। सो आर्टिकल के अनुसार इंडिया को केवल अमेरिका की बड़ी कंपनी से कंपटीशन करते हुए विशाल मॉडल ट्रेन करने की कैपिटल रेस में नहीं उतरना चाहिए, क्योंकि वो बहुत महंगा है। ये रेस बहुत महंगी है और ग्लोबल हाइपर स्किलर्स, बहुत बड़े क्लाउड और डेटा सेंटर ऑपरेटर के पास पहले से इनॉर्मस एडवांटेज है। इंडिया का मुख्य फोकस होना चाहिए कि स्टूडेंट्स, स्टार्टअप्स, फार्मर्स, स्मॉल बिजनेसेस एआई को बहुत कम कीमत पर कैसे यूज कर सके। और इसी के साथ इंडिया ग्लोबल एआई इकोनॉमी में कमजोर क्यों बना हुआ है, इस पे आर्टिकल बात करता है। आर्टिकल इंडिया को दुनिया की डिजिटल क्वेरी यानी डिजिटल खादान कहता है। इस एनालॉजी का मीनिंग यह है कि इंडिया रॉ रिसोर्स उपलब्ध कराता है, इंडियन इंजीनियर्स फ्रंटियर एआई मॉडल्स बनाते हैं, फाइन ट्यून करते हैं, इंडियन वर्कर्स डेटा सेट्स को लेबल करते हैं और इंडियन लैंग्वेजेस, डॉक्यूमेंट्स, ऑनलाइन एक्टिविटी, ट्रेनिंग डेटा बनती है। इंडियन यूनिवर्सिटीज और डायस्पोरा ग्लोबल एआई रिसर्च में टैलेंट देते हैं।
लेकिन इंडियन स्टार्टअप्स को वही इंटेलिजेंस विदेशी कंपनी से, मतलब जो इंटेलिजेंस डेवलप हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो विदेशी कंपनी से डॉलर डोमिनेटेड एपीआई टोकन्स के रूप में खरीदना पड़ता है। मतलब हमारे ही डेटा, हमारे ही वर्कफोर्स के यूज करने के बाद जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप हुआ, हम फिर उसी को खरीदते हैं। और कई बार अपने ऐप में यूज करने के लिए हमने लास्ट लेक्चर में बताया था, एपीआई यूज होता है। एपीआई मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये वो डिजिटल कनेक्शन है जिसके माध्यम से किसी स्टार्टअप का ऐप बाहरी एआई मॉडल को रिक्वेस्ट भेजता और रिस्पांस प्राप्त करता है। फॉर एग्जांपल, अभी मैं अपना ऐप में एआई इंटीग्रेट करना चाहूं तो मैं चैट जीपीटी का एपीआई लेके प्रगेश आईएएस के ऐप में लगा दूंगा। अब इंडिया की समस्या क्या है? क्यों रॉ मटेरियल हमारा, इंटेलिजेंस किसी और का, और लेखक राइटर इंडिया की वर्तमान स्थिति की तुलना हमारे कॉलोनियल ट्रेड पैटर्न से करता है। कॉलोनियल दौर में इंडिया से कॉटन बाहर जाता था और वही कॉटन तैयार क्लोथ बनकर महंगी कीमत पर वापस आता था। एआई इकोनॉमी में भी कुछ वैसा ही पैटर्न बन रहा है, जिसे पर्सनली व्हाट आई से इट्स अ डेटा इंपेरियलिज्म। हम रॉ डेटा भेज रहे हैं, उधर से फिनिश प्रोडक्ट को हम ही खरीद रहे हैं। सो इंडियन इंजीनियर्स ग्लोबल एआई मॉडल्स तैयार करते हैं, इंडियन वर्कर्स डेटा लेबल करते हैं, इंडियन लैंग्वेजेस, कोड जजमेंट्स, एजुकेशनल मटेरियल और डिजिटल बिहेवियर ट्रेनिंग डेटा उपलब्ध कराते हैं। इंडियन यूजर्स इन मॉडल को लगातार इस्तेमाल करके उन्हें बेहतर ही बनाते हैं, लेकिन आखिरी में जब किसी इंडियन स्टार्टअप, स्कूल, हॉस्पिटल या बिजनेसेस को या इंटेलिजेंस चाहिए तो उसे फॉरेन कंपनी से एपीआई के माध्यम से डॉलर में पेमेंट करके खरीदना पड़ता है। अर्थात टैलेंट, डेटा, डिमांड इंडिया देता है, लेकिन फिनिश्ड इंटेलिजेंस हमें विदेश से इंपोर्ट करना पड़ता है। और इसी डिपेंडेंस कम करने के लिए आर्टिकल 3 इंटरकनेक्टेड पिलर्स का प्रपोजल देता है। ये अलग अलग नहीं, एक पाइपलाइन की तरह समझते हैं। पहला पिलर है चीप कंप्यूटिंग का। एआई बनाना हो या चलाना, दोनों के लिए सबसे पहले कंप्यूटिंग पावर चाहिए। इसे कंप्यूट कहा जाता है। यह भी हमने कल के आर्टिकल में बात की है। कंप्यूट केवल चिप नहीं है, इसमें चिप्स, सर्वर, डेटा सेंटर्स, हाई स्पीड नेटवर्क्स, इलेक्ट्रिसिटी और कूलिंग सिस्टम्स सभी शामिल होते हैं। इसके सेंटर में अक्सर जीपीयू यानी ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट होती है। और जीपीयू मूल रूप से कंप्यूटर ग्राफिक्स के लिए बनाई गई थी, लेकिन यह एक साथ बहुत सी कैलकुलेशन कर सकती है। इसी पैरेलल प्रोसेसिंग क्षमता के कारण जीपीयूज एआई ट्रेनिंग और इन्फेरेंस में उपयोगी होते हैं। ट्रेनिंग में मॉडल को डेटा सिखाया जाता है, इन्फेरेंस में ट्रेन मॉडल यूजर के क्वेश्चन के आंसर का आउटपुट देता है। सो आर्टिकल के अनुसार इंडिया एआई मिशन का आउटले लगभग 10,372 करोड़ का है। 38,000 से अधिक जीपीयूज ऑनबोर्ड किए जा चुके हैं। प्रपोज स्किल 1 लाख जीपीयूज का है। एलिजिबल स्टार्टअप्स और रिसर्चर्स के लिए कंप्यूट लगभग 65 पर जीपी आवर के रेट से उपलब्ध करने का लक्ष्य है। यहां गवर्नमेंट स्वयं हर डेटा सेंटर चलाने का प्रयास नहीं कर रही, वह प्राइवेट क्लाउड प्रोवाइडर्स को इम्पैनल करके अलग अलग यूजर्स की डिमांड के साथ जोड़ रही है। इसे डिमांड एग्रीगेशन कहते हैं। जब हजारों स्टार्टअप्स और रिसर्चर्स की डिमांड एक कॉमन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आती है तो गवर्नमेंट प्रोवाइडर्स को कम प्राइस नेगोशिएट कर सकती है। लेकिन यहीं पर अगला प्रश्न उठता है, जीपीयूज उपलब्ध हो भी जाए तो उन्हें लगातार और अफोर्डेबल तरीके से चलाने के लिए एनर्जी कहां से आएगी? क्योंकि चीप कंप्यूट के पीछे चीप इलेक्ट्रिसिटी भी होना चाहिए। एआई को अक्सर केवल डिजिटल टेक्नोलॉजी समझा जाता है, लेकिन उसका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत एनर्जी इंटेंसिव है। हर एआई आंसर के पीछे चिप्स इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है। उन चिप्स को गर्म होने से बचाने के लिए कूलिंग सिस्टम चलते हैं। बड़े डेटा सेंटर्स को अनइंटरप्टेड पावर और मजबूत ट्रांसमिशन नेटवर्क चाहिए होता है। इसलिए आर्टिकल कहता है कि इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी प्लानिंग में एआई और डेटा सेंटर डिमांड को अलग मेजर लोड कैटेगरी की तरह देखना होगा। और लेखक 3 सुझाव देता है कि एआई और डेटा सेंटर डिमांड को नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान में शामिल किया जाए। डेटा सेंटर क्लस्टर्स के लिए ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से डेवलप किए जाए और रिन्यूएबल और न्यूक्लियर एनर्जी को फ्यूचर एआई इन्फ्रेंस डिमांड से जोड़ा जाए। और इसी बात को लेखक बड़ा ही स्ट्राइकिंग फ्रेज में रखता है, चीप इलेक्ट्रॉन्स आर द न्यू चीप स्पेक्ट्रम। टेलीकॉम रिवॉल्यूशन में केवल मोबाइल फोन्स पर्याप्त नहीं थे, अफोर्डेबल स्पेक्ट्रम और सस्ता डेटा जरूरी था। उसी प्रकार एआई रिवॉल्यूशन में केवल जीपीयूज खरीदना पर्याप्त नहीं होगा, उसे चलाने के लिए रिलायबल और अफोर्डेबल इलेक्ट्रिसिटी भी होना चाहिए। लेकिन मान लो इंडिया ने सस्ता कंप्यूटर और पर्याप्त पावर दोनों अवेलेबल करा लिया, तो अगला प्रश्न होगा कि जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया इस पे चलेगा क्या? यहीं पे हमारा आता है दूसरा पिलर, ओपन इंडियन एआई मॉडल्स। सस्ता कंप्यूटर एक फैक्ट्री की तरह है, लेकिन फैक्ट्री होने से प्रोडक्ट अपने आप नहीं बन जाता, उसके लिए डिजाइन और मशीनरी चाहिए। एआई इकोसिस्टम में यह भूमिका फाउंडेशन मॉडल्स निभाते हैं। फाउंडेशन मॉडल एक बड़ा जनरल पर्पस एआई मॉडल होता है जिसे बाद में ट्रांसलेशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर या कस्टमर सर्विस जैसे स्पेसिफिक टास्क के लिए अडैप्ट किया जा सकता है। आज के सबसे एडवांस फाउंडेशन मॉडल्स मुख्यतः फॉरेन टेक्नोलॉजी कंपनी के प्रोप्राइटरी कंट्रोल में है। प्रोप्राइटरी मॉडल करते हैं उनके इंटरनल डिजाइन, वेट्स और ऑपरेटिंग कंडीशन कंपनी कंट्रोल में। यही आर्टिकल का सुझाव है कि इंडिया अपने पब्लिक डेटा सेट्स को सुरक्षित और एनोनिमाइज्ड रूप से एआई डेवलपमेंट के लिए उपलब्ध कराए। इनमें शामिल हो सकता है लाइक कोड जजमेंट्स, एग्रीकल्चरल डेटा, एजुकेशनल करिकुलम, सभी 20 शेड्यूल लैंग्वेज का लिंग्विस्टिक मटेरियल, एनोनिमाइज्ड डेटा
मतलब जिसमें नाम एड्रेस है, दूसरी आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन ना हो। इसके बाद पब्लिक डेटा और स्टेट सब्सिडाइज कंप्यूट की मदद से बनाए गए मॉडल्स को ओपन वेट लाइसेंस के तहत रिलीज किया जा सकता है। अब ये ओपन वेट क्या होता है, ये भी हमने कल बात किया था। ओपन वेट एआई मॉडल ट्रेनिंग के दौरान अरबों न्यूमेरिकल वैल्यू सीखता है। मतलब एआई मॉडल्स ट्रेनिंग के दौरान अरबों न्यूमेरिकल वैल्यूज को सीखता है। इन्हीं वैल्यूज को अपन वेट्स कहते हैं। ये वेट्स मॉडल के सीखे हुए पैटर्न्स को स्टोर करते हैं। यदि वेट्स ओपन हो तो कोई इंडियन यूनिवर्सिटी, स्टार्टअप या स्टेट गवर्नमेंट मॉडल को अपने सर्वर पर डाउनलोड, कस्टमाइज या रन कर सकती है। इससे हर एप्लीकेशन को फॉरेन एपीआई पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, एग्रीकल्चर स्टार्टअप मॉडल को लोकल क्रॉप्स के लिए कस्टमाइज कर सकता है। स्टेट गवर्नमेंट इसे रीजनल लैंग्वेज सर्विसेज के लिए अडेप्ट कर सकती है। हॉस्पिटल पेशेंट डेटा बाहर भेजे बिना अपने सिक्योर सर्वर पर मॉडल चला सकता है। और यहां आर्टिकल यूपीआई जैसी व्यवस्था को इमेजिन करता है कि गवर्नमेंट हर पेमेंट ऐप नहीं चलाती, वह कंट्रोल रेल उपलब्ध कराती है। उसी प्रकार गवर्नमेंट फाउंडेशनल एआई कैपेबिलिटी उपलब्ध कराए, जबकि प्राइवेट कंपनीज अलग अलग एप्लीकेशन बनाए। लेकिन यहां भी एक प्रैक्टिकल समस्या है। ओपन मॉडल्स उपलब्ध हो तब भी एक फार्मर, टीचर या स्मॉल डेवलपर को यह कैसे पता चलेगा कौन सा मॉडल चुनना है, उसे इंस्टॉल कैसे करना है और उसका पेमेंट या कंसेंट कैसे मैनेज करना है। और यहीं पे तीसरा पिलर आवश्यक हो जाता है। तीसरा पिलर यूपीआई फॉर एआई। सो पहला पिलर ने कंप्यूट को अफोर्डेबल बनाया, दूसरा पिलर इंडियन मॉडल्स को तैयार करने का रास्ता बताया, और तीसरा पिलर इन दोनों को ऑर्डिनरी यूजर्स तक पहुंचाता है। आर्टिकल इसके लिए यूनिफाइड इंटेलिजेंस इंटरफेस यूआईआई का प्रपोजल दे रहे हैं। इसे सरल भाषा में यूपीआई फॉर एआई हम कह सकते हैं। आज किसी डेवलपर को अलग अलग एआई मॉडल्स यूज करने के लिए अलग अलग एपीआई, अलग बिलिंग सिस्टम, अलग सेफ्टी रूल्स और अलग टेक्निकल इंटीग्रेशन करनी पड़ती है। वहीं पे यूआईआई एक कॉमन नेशनल गेटवे की तरह काम कर सकता है। इसके माध्यम से एप्लीकेशन अलग अलग मॉडल से जुड़ सके, लाइक इंडियन सोवरेन मॉडल, प्राइवेट इंडियन मॉडल, ओपन सोर्स मॉडल, फॉरेन प्रोप्राइटरी मॉडल। इस कॉमन गेटवे के लिए शेयर्ड स्टैंडर्ड हम बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यूजर आइडेंटिटी, कंसेंट, बिलिंग, सेफ्टी, डेटा हैंडलिंग, ग्रीवांस रिट्रेशल। जैसे जिस तरह से यूपीआई में यूजर को यह समझने की आवश्यकता नहीं होती कि दो बैंक्स के बीच में सेटलमेंट टेक्निकली कैसे हो रहा है, वो केवल क्यूआर कोड देखता, स्कैन करता, पेमेंट हो जाता है। उसी तरह यूआईआई में फार्मर को यह समझने की आवश्यकता नहीं होगी कि उसके कन्नड़ क्वेश्चन का ट्रांसलेशन किस मॉडल ने किया, लैंड रिकॉर्ड किस डेटाबेस से आया, क्रॉप इंश्योरेंस फॉर्म किस एआई सिस्टम ने भरा। पूरी टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी बैकग्राउंड में मैनेज होती रहेगी। इसे अपन इंटरऑपरेबिलिटी कहते हैं। अलग अलग सिस्टम्स का कॉमन स्टैंडर्ड्स के आधार पे एक दूसरे के साथ काम कर पाना। अब एक और टर्म आता है एआई टोकन इकोनॉमी। एआई टोकन इकोनॉमी, अब इसको समझते हैं। एआई मॉडल को हर रिक्वेस्ट भेजने में कुछ कंप्यूटेशनल यूनिट्स खर्च होते हैं, जिन्हें सामान्यतः टोकन्स में मेजर करते हैं। टोकन कोई क्रिप्टो करेंसी नहीं है, टेक्स्ट प्रोसेसिंग की बेसिक यूनिट है। आर्टिकल यहां पे नेशनल प्रीमियम मॉडल सुझाता है। वेरीफाइड स्टूडेंट्स और स्टार्टअप्स को आधार लिंक्ड आइडेंटिटी के माध्यम से मंथली फ्री एपीआई टोकन्स मिले। शुरुआती यूजेस स्टेट सब्सिडाइज करे, स्टार्टअप्स प्रॉफिटेबल बड़ा होने पे कमर्शियल रेट, पेड यूजर से मिलने वाले रेवेन्यू फ्री टियर को पार्शियली सपोर्ट करे। और लेखक तो यहां तक मतलब सुझाव देते हैं कि फर्टिलाइजर सब्सिडी के 10वें हिस्से को आर&डी इंस्टीट्यूशन और स्कूल के लिए एआई टोकन्स में डाइवर्ट किया जा सकता है। ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल, पर्सनली मुझे थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल फील होता है कि थोड़ा सा ज्यादा हो गया। अब आते हैं कि इस पूरे प्रकरण में आम लोगों को क्या फायदा होने वाला है। सो आर्टिकल इसमें 3 तरह का प्रैक्टिकल एग्जांपल देता है। इंडियन मेडिकल डेटा पर ट्रेंड एआई के साथ रूरल डॉक्टर अधिक पेशेंट का बेहतर असेसमेंट अच्छे से कर पाएंगे। इंडिया के लगभग 30 करोड़ स्टूडेंट्स को लोकल लैंग्वेज 24/7 पर्सनलाइज ट्यूटर मिल सकेगा। कर्नाटका का फार्मर कन्नड़ में वॉइस कमांड देकर क्रॉप इंश्योरेंस क्लेम करे और एआई लैंड रिकॉर्ड्स एक्सेस कर सकेगा। इसके अतिरिक्त अफोर्डेबल एआई टूल्स लगभग 6 करोड़ स्मॉल बिजनेसेस को अकाउंटिंग, ट्रांसलेशन, कस्टमर सपोर्ट और मार्केट एक्सेस में मदद करेंगे। लेकिन इस प्रपोजल में रिस्क क्या है? देखो, इस आर्टिकल का जो विजन है बहुत ही अट्रैक्टिव है, लेकिन कई सेफ गार्ड्स बड़े ही इंपॉर्टेंट होंगे। पहला रिस्क है प्राइवेसी का। गवर्नमेंट डेटा सेट्स को एनोनिमाइज करने के बाद भी अलग डेटा सेट्स जोड़कर इंडिविजुअल को दोबारा आइडेंटिफाई किया जा सकता है। दूसरा, कोर्ट जजमेंट्स, बुक्स, इमेजेस और एजुकेशनल मटेरियल के इस्तेमाल में कॉपीराइट तथा कंसेंट के प्रश्न उठेंगे। थर्ड, आधार लिंक्ड एआई टोकन्स यूनिवर्सल एक्सेस दे सकते हैं, लेकिन ऑथेंटिकेशन फेल्योर या आइडेंटिटी लिंकिंग एक्सक्लूजन और सर्विलांस का खतरा भी हो सकता है। चौथा, ओपन वेट मॉडल्स इनोवेशन बढ़ाते हैं, लेकिन फ्रॉड, डीप फेक्स, साइबर अटैक और मिस इन्फॉर्मेशन के लिए भी मॉडिफाई किए जा सकते हैं। पांचवा, एआई को नियर फ्री बताने से उसकी वास्तविक फिजिकल कॉस्ट नहीं मिटती। चिप्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, डेटा सेंटर्स की कॉस्ट किसी न किसी को तो इसको बियर करना पड़ेगा। इसलिए एआई डीपीआई के साथ प्राइवेसी लॉ, इंडिपेंडेंट ऑडिट्स, एनर्जी प्लानिंग,
सेफ्टी टेस्टिंग और गिरवांस रिट्रेसल मैकेनिज्म भी जरूरी होगा। सो आवर बैलेंस्ड कंक्लूजन शुड बी, आर्टिकल का जो प्रपोजल है, स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गुमेंट ये है कि इंडिया केवल फॉरेन एआई प्रोडक्ट्स का बड़ा कंज्यूमर नहीं बनना चाहिए। जिस तरह यूपीआई ने पेमेंट्स को बेसिक रेल को अफोर्डेबल और इंटरऑपरेबल बनाकर प्राइवेट इनोवेशन को बढ़ावा दिया, वैसा मॉडल एआई में भी संभव हो सकता है। लेकिन यूपीआई और एआई पूरी तरह से समान नहीं है। पेमेंट ट्रांजैक्शन अपेक्षाकृत प्रेडिक्टेबल होती है। एआई गलत, बायस्ड और फैब्रिकेटेड आंसर भी दे सकता है। इसलिए इंटेलिजेंस रेल में सेफ्टी, अकाउंटेबिलिटी, डेटा गवर्नेंस